सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ आपके YouTube चैनल जेईई क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं जो है मॉक टेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम्स, जो कि आपके पंजाब पुलिस में हो गया, कांस्टेबल हो गया और उसके साथ आपके एसएससी, रेलवेज जो भी सभी एग्जाम है उनके लिए बेसिक क्वेश्चन की बहुत जरूरत है। इस सीरीज में 3 पार्ट में हर वीडियो में क्वेश्चंस आएंगे, 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, जिसके बेसिक फंडास मैं आपको साथ में बताता जाऊंगा जो आपके अदर क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी सीरीज की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको मिलेगी पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री और उसके एंड में ज्योग्राफी। अगली सीरीज में कंप्यूटर वगैरह और भी ऐड करूंगा, पहले कंप्यूटर के लेक्चर्स पूरे हो जाएं। अगर आप इस वीडियो में अमेंडमेंट के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द रिगार्डिंग द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन, कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए हैं। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन का लिंक क्रिएट हो गया होगा, वहां आप क्लिक करेंगे तो अमेंडमेंट का जो सेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, आप वहां से लेक्चर पढ़ सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन इंट्रोड्यूस बाय अ प्राइवेट मेंबर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये अमेंडमेंट देनी है कोई एक प्राइवेट मेंबर दे सकता है? नंबर 2, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर अमेंडमेंट ऑफ बिल। तो किसी भी तरीके के बिल से पहले हमें प्रेसिडेंट की से क्या लेनी पड़ेगी? परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज गिवन इन अ पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते वक्त आप ये चीज जरूर मार्क कर लीजिए, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज सर्कल कीजिए। अगर आप कंप्यूटर पे पेपर दे रहे हैं तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए ये करेक्ट लिखा है कि इनकरेक्ट लिखा है। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी बिल को पेश करने के लिए हमें प्रेसिडेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बिल पेश करेंगे और बाद में प्रेसिडेंट के पास इसको भेजेंगे, फर्स्ट फ्रॉम द लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा, और उसके बाद हम किसके भेजेंगे? अपर हाउस दैट इज द राज्यसभा। तो इसमें हमारी सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही है, आप याद रख सकते हैं। प्राइवेट मेंबर मीन्स ये होता है कि जैसे एक पार्टी को बिलोंग करते हुए पर्सन, कुछ कैबिनेट मेंबर्स होते हैं और कुछ अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर मींस अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड यस, इट इज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 20th पार्ट विच इज गिवन बाय XX के रूप में हम जो 20 कहते हैं, द पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये आपको मिल जाएगा। एंड इट बिलोंग्स टू द आर्टिकल नंबर 368। तो आपके इस चीज में 2 क्वेश्चन और ऐड कर सकते हो आप, दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल को बिलोंग करता है, दैट इज द आर्टिकल 368। एंड उसके बाद कि ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, दैट इज द 20th पार्ट। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो बिल्कुल करेक्ट है? फिर से यहाँ सर्कल कर लो ताकि आपकी गलती ना हो। अगर आप पेपर पे दे रहे हैं, अगर कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो इस चीज पे जरूर पड़िएगा अगर ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। प्रेसिडेंट हैज अ वीटो पावर इन केस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मींस प्रेसिडेंट के पास ऐसी पावर है कि जो कह दे कि नहीं जी बिल पास ही नहीं करना, प्रेसिडेंट कैंसिल कर दे। स्टेट हैज नो रोल ऑफ पासिंग एनी कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट का कोई रोल नहीं होता। राज्यसभा हैज नो राइट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि राज्यसभा का कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके का कोई भी रोल नहीं होता है, मींस राज्यसभा का कोई काम नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? प्रेसिडेंट सेज हैज वीटो पावर। वीटो पावर मींस अगर आप बिल लेके प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हो तो उसकी वीटो पावर ये होती है कि प्रेसिडेंट ये कह सकता है कि प्लीज आप ऐसा कीजिए, इस बिल का संशोधन कीजिए। वो कैंसिल नहीं कर सकता, संशोधन कीजिए, चेंजेस कीजिए। चेंजेस के लिए वो रेकमेंड कर सकता है। ठीक है जी, तो वापस बिल कहाँ आ जाएगा? लोकसभा के। इफ अगर किसी को ये प्रोसेस नहीं पता है तो मैं बता दूं उनकी जानकारी के लिए, दैट सबसे पहले बिल लोकसभा में पेश होता है, वहां से अगर बिल पास होते हैं राज्यसभा में पेश होता है। अगर राज्यसभा से पास होता है फिर प्रेसिडेंट के साइन करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर प्रेसिडेंट उसमें किसी तरीके की संशोधन की डिमांड नहीं करते हैं, देन द बिल विल कम बैक, सॉरी देन द बिल विल पास आउट। तो बिल क्या है, एक एक्ट के बाद लागू हो जाएगा और देश में एज अ कानून चला जाएगा। अगर प्रेसिडेंट कहता है कि यस इट नीड सम काइंड ऑफ अमेंडमेंट, सो दैट्स द बिल कम बैक टू द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्टी, और फिर वो इस पर संशोधन करेंगे, जो प्रेसिडेंट इश्यूज बताएंगे वो उस पर ध्यान देंगे और फिर से उसे एडिट करके फिर से लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास ये प्रोसेस चलता रहता है। तो आंसर ए इज करेक्ट। अगर कि नो रोल ऑफ पासिंग, देखिए फिर भी ये वही ऑप्शन आ जाती है कि प्रेसिडेंट हैज नो रोल इन पासिंग स्टेट्स। अरे स्टेट्स का बिल पास करने में थोड़ा सा रोल होता है, ठीक है जी।
सो स्टेट्स का क्या रोल होता है, क्योंकि स्टेट से ही राज्यसभा के मेंबर चूज होके आते हैं, तो इसमें उनका रोल बन जाता है। और फिर तो ये भी सही हो गया, मीन्स इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव जो है हमारा वो आंसर आना था, यहाँ पे लिख दिया है नन ऑफ द अबव। हाँ, अगर ये कहना हो कि इनकरेक्ट अगर इसको यहाँ कर दें तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर बिल को कैंसिल करने के लिए नहीं होती, प्रेसिडेंट अमेंड करने के लिए इस पावर को कह सकता है। देयर इज अ लिटिल डिस्क्रिपेंसी इन दिस पीडीएफ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द केशव नंदा भारती केस। अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगा था केशव नंदा भारती केस, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए केशव नंदा भारती केस, बड़े आराम से आपको इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, विच एवर यू थिंक इज प्रॉपर, आप वहां से इसके बारे में पढ़िए। दैट इज रिगार्डिंग द जो जमीनी अधिग्रहण होता है उसके बारे में केशव नंदा भारती जी ने केस किया था 1973। रिसेंटली न्यूज में भी था, तो इसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। सो इसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर कौन सी वाली है, प्रॉपर्ली मेंशन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज डेफिनेशन कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये था कि स्ट्रक्चर के बारे में क्या चीज है। सो द थिंग इज दैट कि बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती के केस पर आधारित ये क्या था कि सरकार किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, मतलब वो अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इससे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अवर आंसर इज डी। आगे चलते हैं। विवाद एंड विश्व स्कीम इज एसोसिएटेड बाय, अभी जो आया था कि बहुत सारे लोगों का जो टैक्स पे नहीं हो रहा था, टैक्स पे में प्रॉब्लम थी, तो दैट इज रिगार्डिंग द डायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारे 2020 का जो है बजट है उसमें ये मेंशन है बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिसमें विवाद मतलब कि जो भी कंट्रोवर्सीज है किसी के टैक्स को लेकर उसको खत्म करने की बात की गई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। When were the two election commissioners were appointed? भारत में इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है जब इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ था, 2 अपॉइंट हुए थे, दैट वाज इन 1989। जी, अगर किसी को इस चीज की बात है कि वो कोई बोला है 1990 को ये खत्म हुआ था, बिकॉज इट जस्ट वॉर्म फ्रॉम 16 अक्टूबर 1989 से लेकर इट मूव्ड। दो जो थे हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स, वो कब तक उन्होंने काम किया, 1 जनवरी 1990 तक। आज तक भारत के इतिहास में एक ही बार हुआ है। सो इट वाज इन 16 अक्टूबर पहली बार जब उनको अप्लाई किया गया था 1989 में, सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन द सेंट्रल एड्स एंड, अभी देखिए इस चीज में ना बहुत जनों को कंफ्यूजन होगी कि ये सब्जेक्ट का क्या मैटर है। एक सिंपल चीज, बहुत से काम होते हैं जो स्टेट करती है। स्टेट मीन अगर मैं आपको समझाऊं, एक देश है, जैसे हमारा देश है, सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट है, और उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मोदी जी की गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट के लिए क्या काम करने हैं, एज आई बिलोंग टू पंजाब, और पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने क्या काम करने हैं। सो उसके आधार पर काम बटे हुए हैं, उनको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जैसे देश में सिक्योरिटी देनी है, बॉर्डर पर सिक्योरिटी देनी है, तो ये हमारी स्टेट नहीं देखेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। नेशनल हाईवेज बनाने हैं जो देश के बीच में से पास होंगे, स्टेट हाईवेज बनाने हैं, वो स्टेट देखेगी। हमारी जो गलियां सड़कें वो स्टेट का काम है, वो सेंट्रल का काम नहीं है। सो ऐसे हमारे टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जाता है, दैट इज 161। 100 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं और 61 हमारी स्टेट्स के द्वारा देखे जाते हैं। इन द बिगिनिंग आप कह सकते हैं कि शुरू में जब ये थे दैट वाज 97 एंड 61। तो अगर कोई 97 61 बोल रहा है तो वो इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन करंट सिचुएशन के बारे में बात हो रही है, तो करंटली इट इज 161। ठीक है जी, चलते हैं। द मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ, ग्राम पंचायत के मेंबर किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के मेंबर ग्राम सभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं जी। सरपंच पंच ग्राम सभा वाले कर दिया कि तुसी इस जगह दे उत्ते हुण पंच ते सरपंच बनोगे। ओके जी, वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। खादी एंड द विलेज यूनिवर्सिटी कमीशन वाज फाउंड इन विच ईयर, खादी का जो था वो सबसे पहले कौन से साल में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, अगर किसी को पता है प्लीज कमेंट में बॉक्स में आंसर लिखिए। लेट्स सी कितने लोगों को आता है। सो इसका आंसर मैं देता हूं, दैट इज 1956 इन मुंबई। 1956 में मुंबई में खादी का इस्तेमाल फॉर द पर्पज ऑफ एमएसएमई जो हमारे यहाँ मल्टीपल स्मॉल स्केल और जो हमारी इकोनॉमीज के लिए जो अभी भी बहुत सारे पैकेज लॉन्चेज हो रहे हैं, उनके तहत खादी को प्रमोट करने के लिए ये प्रोसेस 1956 में पहली बार मुंबई में लॉन्च हुआ था। Which was the commander to be anonymously abducted by the Panवे, मीन्स की कौन सी ऐसी कमांडर लिखोगे यहाँ पे, अमेंडमेंट आना था। विच वाज द अमेंडमेंट जो कि
अभी सभी ने मिलकर एक बार जो है कि पार्लियामेंट में अलाउ कर ली थी। मीन्स की जो एक बार में ही पहली बार में पार्लियामेंट में पास होगी, दैट वाज द 52nd अमेंडमेंट, जो कि 15 फरवरी 1985 को जो पहली बार ये अमेंडमेंट लॉन्च हुई थी। ये क्या था कि जैसे आप कांग्रेस की तरफ से कोई टिकट लड़ रहा है और वो सडनली डिसाइड कर ले कि मैं बीजेपी में जाना है इलेक्शन जीतने के बाद, सो दे हैव अ राइट, अगर कांग्रेस वाले गएंगे तो कंप्लेंट करेंगे कि ये बंदा भाई हमारी कांग्रेस पार्टी के नाम पे जीता है और ये बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए दूसरे टीम है, इसकी मेंबरशिप को कैंसिल कर दो। तो वो डायरेक्टली इनकी मेंबरशिप को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, बिकॉज ये हमारे संविधान में 52 संशोधन में है कि इफ एनी पर्सन अपनी जगह को क्या करता है, चेंज करता है, तो उसकी लोकसभा की मेंबरशिप चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप हो वो कैंसिल हो जाए। आगे चलते हैं 10th क्वेश्चन फॉर द पॉलिटी, लास्ट क्वेश्चन फॉर द पॉलिटी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज गवर्नर्स इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। बोल रहा है कि जो हमारे गवर्नर्स हैं उनको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपॉइंट की जाती है जो उनको हेल्प करेंगे, तो दैट इज अंडर द 162nd आर्टिकल, जहां पर गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिलेगी और वो उसके तहत अगर उनको किसी भी चीज की मदद चाहिए, जो कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए जरूरत है, जो सरकार के लिए कोई काम करने के लिए, मींस ही इज लाइक अ स्पोक्सपर्सन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो उनके सारे मैसेंजर्स को पहुंचाता है और काम करने के लिए वो एक कह लीजिए ऊपर बैठा हुआ बंदा है जो नीचे हो रहे स्टेट में हो रहे सारे कामों को नजर करता है। स्टेट के लिए गवर्नर होता है और दूसरी के लिए क्या होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। इसके लिए आप हमारे देश में जो स्टेट्स में गवर्नर्स और डिप्टी गवर्नर्स की एक वीडियो जो रिसेंटली नहीं है पुरानी है, उसके लिए आप अगर देखना चाहें तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कीजिए, यू विल लिंक अबाउट द इंडिया में कितनी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और आप वहां जा सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट पॉलिटी का हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज अवर हिस्ट्री। History is mostly I took from the medieval period. Consider the following statement about a cave at Badami. Badami caves आप सबने सुना होगा, अजंता केव्स भी सुना है, तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल करेक्ट है? The cave is popularly known as the Indira cave. Painting in the cave represent the extension and traditions from Ajanta caves. Painting in the cave depict places, scenes. Which of the following statement is given correct or incorrect? अब बताइए इन caves के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। मींस जो पेंटिंग्स है बदामी केव में वो अजंता केव्स की ही बताई जा रही है कि उसके जैसी ही पेंटिंग्स लगभग वैसी ही मिली हुई हैं, एंड जो है जो अलग अलग जगह पे केव्स की है कि प्राप्त की गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट और इज करेक्ट अबाउट शेरशाह सूरी? शेरशाह सूरी के बारे में इसमें से कौन सी बात है जो बिल्कुल सही है? ठीक है जी। सो he lived from 1486 and 1545. He introduced a silver coin called mohra, जिसको हम मोहरा कहते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कॉल्ड मोहरे। वो सबसे पहले सिल्वर की उन्होंने इन्वेंट की थी। दीवान इशाद, इजरेजर और ये अलग अलग डिपार्टमेंट है जो उन्होंने बनाए थे। इनमें से कौन सी बात है जो उन्होंने कही थी? तीनों बातों ही उन्होंने कही थी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच? इनमें से कौन सी चीजें हैं जो, ये मेरे ख्याल साइंस का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं हम कर लेते हैं। इनमें से कौन सी चीज है जो इनकरेक्टली मैच हो चुकी है, मतलब कि जो अलग अलग जगह पे मौजूद नहीं है? बाबा एटॉमिक सेंटर कहाँ पे है? किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए जी। सो आई विल गिव यू द आंसर्स फॉर दैट कि इसमें से कौन सी चीज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सॉरी करेक्टली मैच बाबा एटॉमिक ट्रॉम्बे में ही है। सारा सेंटर ऑफ श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी ये चंडीगढ़ में ही है। और विक्रम साराभाई स्टेट सेंटर बेंगलुरु, ये गलत है। बेंगलुरु में इसरो का जो है कि वो सेंटर है, तो इसके लिए क्या है कि विक्रम साराभाई स्टेट सेंटर इज इन कर्नाटका, इज त्रिवेंद्रमपुरा। ओके, दैट इज इन त्रिवेंद्रमपुरा, नॉट इन बेंगलुरु। आगे चलते हैं। Who among of the following was the Sultan of Delhi when Vijayanagara Empire was formed? जब पहली बार दिल्ली में विजयनगरा एम्पायर की विजयनगरा एम्पायर की स्थापना हुई थी, तो उस वक्त दिल्ली में सुल्तान कौन था? विजयनगरा आपको याद होगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसको स्टोरी पता है वो तो जानता होगा। तो इसको क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक थे दिल्ली में राजा। तो यहाँ तक आधी वीडियो हो चुकी है। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज अभी एक लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा आंसर, अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
16th. Which of the following battles is subject matter of Alakhan from the 12th century's epic poetic work in Hindi? अलखान का नाम जो खान का नाम आता है वो कौन सी 12वीं सेंचुरी की बात में आता है? दैट इज विद द बैटल ऑफ महोबा. जब बैटल ऑफ महोबा हुई थी इन 1182 AD, तब अलखान का नाम उस वक्त आता है. द रियल नेम ऑफ मुगल एम्पायर शाह आलम. शाह आलम का असली नाम क्या था? किसी को पता है जी? अगर पता है तो लिखिए, अभी मैं अभी लिख दूंगा. शाह आलम का नाम है अली गौहर. अली गौहर शाह आलम का असली नाम था. विच अमंग द फॉलोइंग बिल्डिंग बिल्ट बाय शाहजहां एट आगरा इज सिमिलर टू द पैटर्न? शाहजहां ने जैसे आगरा में एक बिल्डिंग बनाई थी, ऐसी ही एक बिल्डिंग दिल्ली में मौजूद है. उसको क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मोती मॉस्क. जी, ये दिल्ली में स्थित है, जो लगभग ताजमहल के जैसी ही है. Who among the following were the last belligerents against whom Muhammad Ghori had led a campaign? सबसे एंड में कौन से थे जिनके तहत मोहम्मद गौरी ने अपना कैंपेन लॉन्च किया था? दैट वाज खोखर. खोखर के तहत मोहम्मद गौरी ने अपना आखिरी कैंपेन जो था वो लॉन्च किया. In which of the among the following territories Marco Polo had traveled the last decade of the 13th century? 13वीं सदी में अंत में जब मार्को पोलो भारत आया था तो वो किसका राज्य चल रहा था? दैट वाज द राज्य ऑफ पांड्यास. अगर आपको कर्नाटिक वार्स के बारे में पता है कि हमारे साउथ इंडिया में कौन कौन से आए थे, दैट वाज द कर्नाटिक्स. और उस वक्त पांड्यास का राज था जब मार्को पोलो 13वीं सदी में भारत पहुंचे. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वाज द यूनिट ऑफ अ मुगल एम्पायर? प्लीज, अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सो हिस्ट्री इज अ लॉन्ग लास्टिंग सब्जेक्ट. एक कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे 10 कहानियां बतानी पड़ेंगी. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अटेम्प्टिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. और छोटी छोटी कहानियां जो बनती है मैं बताता. विच अमंग द फॉलोइंग वाज द यूनिट ऑफ अ मुगल एम्पायर फॉर द पर्पस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन? सबसे पहले मुगल एम्पायर ने जिनको रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा था वो कौन सा था? दैट वाज द सूबास. सूबास को उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए रखा था. गोइंग टू द राइट, नाउ वी कम टू द जियोग्राफी. विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पैदा होती है? दैट इज इन कर्नाटका. द वर्ल्ड मंगल इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन? दैट इज फॉर मैंग्रोव्स. मैंग्रोव्स के लिए वर्ल्ड मंगल का इस्तेमाल किया जाता है. इन विच स्टेट लोकेटेड द जोंगसोंग पीक? जोंगसोंग पीक कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? दैट इज इन सिक्किम. सिक्किम में जो ऊंची पहाड़ी है उसको हम जोंगसोंग पीक का नाम देते हैं. Which of the following represents the largest fraction of forest cover in India? भारत में सबसे ज्यादा fraction of forest कहाँ पर cover हुए जाते हैं? That is the tropical moist deciduous. जी, ये अलग अलग है. ड्राई ट्रॉपिकल है, मॉइस्ट ट्रॉपिकल है जो ज्यादातर गीला रहता है, ठीक है जी. और ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो सारा साल हरा भरा रहता है. सब ट्रॉपिकल पोर्शन. ट्रॉपिकल, अगर किसी को प्रॉब्लम है कि ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि वो रीजन जहां पर थोड़ी थोड़ी समय बाद बारिश होती रहती है और जंगल से हरा भरा रहने वाला रीजन होता है. दैट रीजन को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ज्यादातर पानी के पास वाले एरियाज होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मानसून अकाउंट्स फॉर मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन इंडिया? भारत में सबसे ज्यादा बारिश किसके कारण होती है? दैट इज ड्यू टू द साउथ वेस्ट मोशन, जो मानसून जो हमें अरेबियन सी से देखने से मिलता है. नॉट फ्रॉम द ईस्ट पार्ट, वेस्ट से आता हुआ, अरेबियन सी से आता हुआ मानसून वो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बारिश करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जेस्ट फ्रैक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इसमें से भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर मिलता है? दैट इज इन द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस. सबसे ज्यादा यहीं पर हमें जो है कि कवर मिलता है. बारिश भी यहाँ देखने को अभी बोला था ना, जंगलात महकमे, जिसमें बारिश ज्यादा होती है, जिसमें बारिश कम होती है वो ड्राई हो गया, जिसमें ज्यादा होती है वो मॉइस्ट हो गया, जो साल भर हरा भरा रहता है वो एवरग्रीन हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया, जो थोड़ा साइड वाला हो गया. ओके जी. कंसिडर फॉलोइंग. भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी की मात्रा को अगर सीरियल ऑर्डर में सेट करना होगा तो कौन सी है? सबसे पहले भारत में है एल्गोलाई मिट्टी. इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पंजाबी में इसे जलोल मिट्टी कहा जाता है. रेड मिट्टी लाल मिट्टी, ब्लैक मिट्टी काली सॉइल, लैट्रिक सॉइल. और ये सबसे सीरियल ऑर्डर में आप बताइए कि कौन से सबसे ज्यादा अमाउंट है? दैट इज आंसर ए. ये सीरियल ऑर्डर में ही लिखा हुआ है. सबसे ज्यादा भारत में एल्गोलाई सॉइल मिलती है, फिर रेड सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल और एंड में लैट्रिक सॉइल. चिकनी मिट्टी कहते हैं ना, हाँ उसी को बोलते. बार्क वैली इज असम इज फेमस फॉर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग? बोला कि असम में जो बार्क वैली है वहां पर हम क्या सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं? उसमें आपको सबसे पता है कि हमने बड़ा बार सुना है, चाय के बागान बहुत है.
चाय बहुत मिलती है। आई एम अ फैन ऑफ टी, आई लाइक असम, अच्छी चाय। मशरूम कल्टीवेशन इज सक्सेसफुल इन कश्मीर। कश्मीर में सबसे ज्यादा मशरूम कल्टीवेशन इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वहां पर घोड़ों का, गधों का जो मल मिलता है, डंग मिलता है, दैट इज वेरी सुटेबल फॉर मशरूम टू ग्रो, और उनको काफी ज्यादा मात्रा में उससे प्रोटीन और न्यूट्रिशन और विटामिन मिल जाते हैं। लास्ट, इन वेस्टर्न इंडिया देयर वाज अ बूम इन द कॉटन। कि पश्चिमी भारत में, पश्चिमी आप कह सकते हैं कि पंजाब से नीचे आ रही है, नीचे जो हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, दिस इज द वेस्ट जोन ऑफ इंडिया, और इनमें कॉटन की पैदावार के लिए बहुत बूम हुआ था। वो उसका कारण क्या था? क्योंकि जब अमेरिका में सिविल वार चल रहा था तो डिमांड ऑफ द कॉटन सडनली राइज अ लॉट। सिविल वार क्यों हुआ था? अभी ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि ये छोटी स्टोरी है। सिविल वार ऐसे हुआ था कि अमेरिका में पहले ब्रिटिशर्स थे वहां भी, और जो ब्रिटिशर ने अपना कॉलोनिज्म वहां पर फैलाया था, एंड ड्यू टू दैट कॉलोनिज्म वहां के जो लोकल रेजिडेंट्स थे तो ब्रिटिशर्स ही जो वहां रह रहे थे, लेकिन उनकी पीढ़ियां वहां रहते हुए टाइम हो गया था। बट द होल द रेवेन्यू जो था वो जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान के केस में था कि फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान इट हैज गॉन टू द वेस्ट पाकिस्तान, वैसे ही सिमिलर हो रहा था दैट फ्रॉम द अमेरिका इट वाज गोइंग टू द यूएसए, sorry, from the USA it was going to the UK, यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने मिलकर इस चीज का क्या किया? विरोध किया कि नो वी डोंट वांट दैट, हमें अपनी सरकार चाहिए, हम अपना करते हैं। तो इसलिए वहां पे लोकल क्या हो गई? सिविल वार हो गई, जहां की ब्रिटिशर्स वर्सेस ब्रिटिशर्स की पीढ़ियां कह सकते हैं कि अब जो ब्रिटिशर्स वहां रह रहे थे उनके बच्चों ने अपने परदादा की पीढ़ियों का विरोध किया, एंड दैट क्रिएटेड अ सिविल वॉर। ठीक है जी, तो ये छोटी सी स्टोरी थी। तो तब कॉटन के प्राइस 124 रुपए से बढ़ के 627 रुपए हो चुके थे इन 1865, मींस दैट वाज अ हाई प्राइस दे वर गेटिंग एट दैट टाइम। तो इसलिए उस वक्त भारत में कॉटन कल्टीवेशन का बूम हुआ था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमारी जो वीडियो थी फ्रॉम 10 पार्ट 30 क्वेश्चन है। होप है कि आपको सभी क्वेश्चन आएंगे। अगली वीडियो के लेकर हम जल्दी ही आएंगे, एंड द नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी इंडियन रिवर सिस्टम का पार्ट 2 है। जो साउथ इंडिया का जो रिवर सिस्टम है वो रहता है, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। होप यू ऑल आर फाइन। थैंक यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल द एंड।